Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram. So we are going to discuss the last topic of your chapter 3. आज हम आपके chapter 3 का last topic discuss करने जा रहे हैं जिसका नाम है late antiquity. Late antiquity. Antiquity से मतलब क्या है हमारा, क्या चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और आखिरी टॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे चैप्टर की जो स्टोरी है वो क्लाइमेक्स में जाने वाली होगी, है ना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। एंटिक्विटी सिंपली मीन्स कि एक ऐसी फेज, एक ऐसी ओल्ड एज की फेज कह दें आप, ठीक है, या ओल्ड एंशिएंट टाइम की, ओल्ड एज की स्टोरी, ठीक है, जो मिडिवल के जस्ट पहले होती है। हिस्टोरिकल टर्म में इसको एंटिक्विटी कहा जा रहा है एक्चुअली, और वैसे तो एंटिक्विटी का मतलब प्राचीनता से होता है, एंशिएंट से होता है, ओल्ड एज से मतलब होता है। तो सिंपली लेट एंटिक्विटी का मतलब है जब एंशिएंट स्टोरी अपने लेट फेज पर हो। एक है अर्ली फेज, एक है लेट फेज। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जब वही एंशिएंट हिस्ट्री की स्टोरी शुरू हुई तो वो अर्ली फेज थी, और जब आपके वो मैच्योरिटी पे पहुंच रही है, पीक पे पहुंच रही है, तो वो क्या होगी, लेट एंटिक्विटी होगी। इसको अगर हम रोमन एम्पायर के कंटेक्स्ट में देखें तो भी कुछ ऐसा ही मीनिंग निकल के आएगा। अर्ली रोमन एम्पायर आपने पढ़ा और लेट रोमन एम्पायर आपने देखा, तो अर्ली रोमन एम्पायर की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी क्राइसिस हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया है। अब उसके बाद जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, स्पेशली फोर्थ टू सेवन्थ सेंचुरीज से जो चेंजेस होने वाले हैं उन्हें हम लेट एम्पायर में स्टडी करेंगे। उसी के लिए नाम दिया गया है लेट एंटिक्विटी। तो होपफुली आपको लेट एंटिक्विटी का मतलब समझ में आ गया कि ये टर्म क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो माइंडसेट आप बना लीजिए कि अब आप जाने वाले हैं रोमन एम्पायर के लेटर फेज की जर्नी में, जहां पर आप कल्चरल एडवांसमेंट देखेंगे, रिलीजियस इंटरफेरेंस देखेंगे, और यहीं से कहानी शुरू होगी रोम के डाउनफॉल की, रोम के पतन की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट एंटिक्विटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, लेट एंटिक्विटी जो शब्द है, शब्दावली है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज को, द फाइनल, अंतिम, फैसिनेटिंग पीरियड इन द एवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर। तो रोमन साम्राज्य के विकास का चरमोत्कर्ष जो है, पीक पॉइंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर, द डेवलपमेंट ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द ब्रेकअप। हर चीज जीरो से शुरू होती है, वो ग्रोथ का एक कर्व अचीव करती है, कर्व पीक तक पहुंचता है, और उसके बाद वो कर्व डाउनफॉल में आता है। तो शायद इतिहास जो है वो यही है बेसिकली। अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर्स, राइज एंड फॉल ऑफ द पीपल्स, राइज एंड फॉल ऑफ द प्लेसेस। तो यहां पर भी वापस से उस माइटी रोमन एम्पायर का जो है वो ब्रेकअप शुरू हो जाएगा। रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और कैसे फिर धीरे धीरे इस बड़े एम्पायर को छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। सो दिस लेट एंटिक्विटी इज फाइनली द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ द एवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। रिफर्स ब्रॉडली टू फोर्थ एंड सेवन्थ सेंचुरी। तो जस्ट बिगिनिंग जैसे ही मैंने की वैसे ही मैंने आपको आइडिया दिया कि जो रोमन एम्पायर है वो अब कहानी जो कवर करेगा वो कहां से कहां तक की करेगा, फोर्थ सेंचुरी से सेवन्थ सेंचुरी की करेगा। तो फोर्थ सेंचुरी से लेके सेवन्थ सेंचुरी तक आप देखोगे कि कैसे ये पीक तक पहुंच रहा है। ये वाली जर्नी तो ऑलरेडी आपने लगभग कवर कर ली है, यानी जीरो से उसके लगभग पीक तक पहुंचने की। लेकिन अभी भी जो प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है ना, जिसके लिए रोम जाना जाता है, ठीक है, वो अभी अचीव करना बाकी है। तो आप देखेंगे पीक तक पहुंचने की कहानी, और उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेंचुरीज में आप देखेंगे कि शुरुआत कहीं ना कहीं डाउनफॉल की हो जाएगी। स्पेशली सिक्स्थ और सेवन्थ सेंचुरीज तो रोम के डाउनफॉल से रिलेटेड है, जहां पर रोम में रिपीटेड इन्वेजन्स शुरू हो जाएंगे, आक्रमण शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लेट एंटिक्विटी है, इट कवर्स द स्टोरी बिटवीन फोर्थ टू सेवन्थ सेंचुरी, चौथी से सातवीं शताब्दी तक। सातवीं शताब्दी में क्या ऐसा परिवर्तन होने वाला है वो इस वीडियो के आखिरी में आपको मैं बताऊंगा। कंसिडरेबल चेंजेस इन कल्चर एंड इकोनॉमी, ये दो चीजें आप देखने वाले हैं, यानी कि इस लेवल पर कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, कल्चरल चेंजेस होने वाले हैं और इकोनॉमिक चेंजेस होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक चेंजेस से सीधा आइडिया लगा लीजिए, इकोनॉमिक चेंजेस में क्या चीजें होने वाली हैं। इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब साफ है कि अब आप देखोगे कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है दैट विल बी एट इट्स पीक,
वो अपने उच्च अवस्था में होगा, पीक में होगा डेवलपमेंट की, ठीक है ना। और इकोनॉमी जो होगी वो और ज़्यादा प्रॉस्परस होगी, जितनी वो शायद कभी नहीं थी इस ज़माने में या इस एम्पायर में पहले कभी। तो इकोनॉमी का भी जो लेवल होगा वो बहुत प्रॉस्पेरिटी पे होगा अपने, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। और एट द सेम टाइम रोमन सोसाइटी में कुछ कल्चरल चेंजेस होंगे, शायद इस वजह से रोम में कुछ डिसइंटीग्रेशन के भी बीज निकल के आएंगे, ठीक है। तो कल्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो बेसिकली इस लेट एंटिक्विटी के पीरियड में होने वाले हैं। तो होपफुली आपके दिमाग में थीम तो सेट ही हो गई है कि लेट एंटिक्विटी में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो समझ में आने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेट एंटिक्विटी का जो टाइम पीरियड है, इसमें बेसिकली जिन एम्परर्स का कंट्रीब्यूशन है, तो 3 एम्परर्स के नाम आप सुनने वाले हैं। 3-4 एम्परर्स हैं स्पेशली, जिनमें से 3 एम्परर्स का सबसे ज़्यादा आप नाम सुनने वाले हैं, ठीक है। डायोक्लेशियन के ज़माने से ही जो चेंजेस हैं वो लगभग शुरू हो जा रहे हैं। तो डायोक्लेशियन का नाम आप सुनने वाले हैं, कॉन्स्टेंटाइन का नाम आप सुनने वाले हैं, जस्टिनियन का नाम आप सुनने वाले हैं। तो ये 3 रोमन सम्राट जो हैं ये बड़े लेवल पर परिवर्तन लेके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे डायोक्लेशियन साहब से। नाम भी ऐसे हैं, हमें तो आसानी के नाम लेने की आदत है इंडियन हिस्ट्री में, है ना, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इस तरीके से। सो डायोक्लेशियन रूल्ड इन रोम अराउंड 284 to 305। तो आप देख रहे हैं 3rd सेंचुरी का जो शुरुआती पीरियड है, लेटर पीरियड है 3rd सेंचुरी का, जो अंतिम समय है लेटर पीरियड जिसे आप कहते हैं 3rd सेंचुरी का, वहां से इसका जो टेन्योर है, समय काल है, वो शुरू हो रहा है और 4th सेंचुरी को टच कर रहा है, 4th सेंचुरी का जो अर्ली पीरियड है, ठीक है। तो डायोक्लेशियन ऑब्जर्व्ड ओवर एक्सपांशन। डायोक्लेशियन ने ये चीज गौर करी कि रोमन साम्राज्य का विस्तार तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इतना विशाल रोमन साम्राज्य जिसे नाम दिया आपके चैप्टर ने एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। तो इतने विशाल साम्राज्य को हमने फैला तो दिया है, विस्तार तो कर लिया है, लेकिन एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा है एक्सपेंशन तो अलेक्जेंडर ने भी कितना बड़ा किया, रोमन साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया सिकंदर ने, या आप कह दें कि ऐसे कुछ साम्राज्य हैं जो विशालतम थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अलेक्जेंडर का साम्राज्य था। लेकिन कंसोलिडेशन तो हुआ नहीं ना, कंसोलिडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आपने बहुत बड़ा घर बनवा लिया, लेकिन अब आप उस घर का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद तो कचरा हो जाने वाला है ना सब कुछ। इसलिए कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसोलिडेशन। अदरवाइज कंसोलिडेशन अगर नहीं होगा तो मान के चलिए कि उसका डिसइंटीग्रेशन पक्का है, उसका विखंडन जो है वो पक्का है, तो डिसइंटीग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायोक्लेशियन ने कट बैक, यानी कटौती शुरू कर दी। कटौती किस चीज की, कट बैक बाय अबंडनिंग टेरिटरीज विथ लिटिल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू। डायोक्लेशियन ने थोड़ा विजनरी अप्रोच रखी, यहाँ पे दूरदर्शिता रखी, यहाँ पे समझदारी के साथ काम किया, और क्या किया कि ऐसे टेरिटरीज, ऐसे क्षेत्र जिनका कम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था। स्ट्रैटेजिक जगहें वो होती हैं जहां से आप दुश्मन के मुकाबले थोड़े से प्लस पॉइंट में होते हैं, एज में होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक जगहें ऐसी होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जगह है जो पीक पर है, किसी माउंटेन के पीक पर है, किसी रिवर वैली के आसपास है, तो कोई भी ऐसी जगह जो दूसरे के मुकाबले आपको थोड़ा प्लस पॉइंट पे रखती है, वो स्ट्रैटेजिक जगह कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना है ना कि इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर हो गया, तो सियाचिन ग्लेशियर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हाईएस्ट स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड है दुनिया का। वहाँ से आप पाकिस्तान, चीन, इन सब पे बड़ी आसानी से नज़र रख सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर तो आप रखते ही। तो ऐसी जगह स्ट्रैटेजिक जगह कहलाती हैं। एंड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी वैल्यू की थी, ठीक है। यहाँ का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है, उसका मतलब है कि लेस इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि वहाँ से ज़्यादा टैक्सेशन नहीं आ रहा है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं है, ज़मीन फर्टाइल नहीं है वहाँ की। तो ये सब कुछ देखा आपके डायोक्लेशियन ने कि या तो वो जगह स्ट्रेटजिक नहीं है या फिर वो इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं है ज़्यादा, तो आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण नहीं है और रणनीतिक रूप से भी महत्व नहीं है उसका, इसलिए ऐसी जगहों को छोड़ दो।
कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसी जगहों को रखने की। हम अपना फोकस उन जगहों पे रखें जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन होता है और जो जगह हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्टिफाइड द फ्रंटायर्स, उसने रोम साम्राज्य की जो सीमाएं थी, जो बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज को क्या किया, स्ट्रेंथन करना शुरू किया, फोर्टिफाइड करना शुरू किया। फोर्टिफाइड का मतलब होता है फोर्ट, फोर्ट शब्द से जुड़ा हुआ, या फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है, किला, जहां आप घूमने जाते हैं, जहां राजा महाराजा रहते हैं किले में, है ना। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी करना। तो सीमाओं पर उसने बड़े पैमाने पर किलेबंदी की वहां पे, ठीक है, स्ट्रैटेजिक फोर्ट्स बनाए, वहां पे सोल्जर्स और कमांडर्स जो है वो डिप्लॉय किए कि इन केस कभी ऐसी सिचुएशन बनती भी है अटैक की, तो हम जो है वो हमेशा अलर्ट रहेंगे और कहीं ना कहीं उस अटैक को कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमेशा यहाँ पे बने रहेंगे। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फ्रंटियर्स, सीमा रेखाओं की या सीमाओं की उसने क्या की, किलेबंदी करवानी शुरू की, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया। रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और अब चूंकि क्या है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो छोड़ दिए गए हैं, अबंडन कर दिए गए हैं, त्याग दिया गया उनको। तो जब इन क्षेत्रों को छोड़ ही दिया गया तो फिर अब क्या होगा, आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपका आप साम्राज्य वास्तविक साम्राज्य से थोड़ा सा अलग ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसलिए रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और उसने अपने पूरे प्रांत की, रोमन प्रोविंसेस की जो बाउंड्रीज हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया, रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन, देखिए बड़े लेवल पर चेंजेस कर रहा है डायोक्लेशियन। ही सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस, उसने जो नागरिक कर्तव्य हैं और सैनिक कर्तव्य हैं उनसे नागरिकों को ज़्यादातर मुक्त किया, ठीक है। तो सिविलियंस को मिलिट्री फंक्शन से पूरी तरीके से अलग किया। किसी भी तरीके से कोई भी सिविलियंस जो है वो मिलिट्री फंक्शंस में या मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हैं। मिलिट्री प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गई, उसमें सिविलियंस का कोई भी कहीं भी दखलंदाजी नहीं थी, ठीक है। सो सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन। सिविलियन से मतलब यहाँ बहुत आम आदमी से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिविलियन से मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ से है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे अभी क्या है, अभी मान लीजिए मैं आपको जो समझाने के लिए उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय का मतलब है कि पूरी तरीके से क्या है, वो काम कौन करता है, वहाँ पे डिफेंस के लोग हैं, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से होता है, जो मंत्री बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, वो कहीं ना कहीं एक सिविलियन ही तो होता है, ठीक है। अमूमन देखेंगे तो कौन सा व्यक्ति होता है, जो नेता होता है, जो चुन के जाता है, वही रक्षा मंत्री बन जाता है, ठीक है। क्या कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा प्रोविजन है कि नहीं डिफेंस मिनिस्टर हमेशा जो होगा वो आर्मी का ही कोई बंदा बनेगा, आर्मी का ही कोई ऑफिसर बनेगा? तो कुल मिला के यहाँ पर मतलब ये है कि किसी भी तरीके का कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो सिविलियन मामले में होगा और वो डिफेंस के मामले देखेगा। तो सिविलियन मैटर्स को मिलिट्री मैटर से, मिलिट्री फंक्शन से अलग किया गया पूरी तरीके से। मिलिट्री जो है एक्सक्लूसिवली मिलिट्री पर्सनल से देखेंगे, ठीक है। ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मिलिट्री कमांडर्स, और उसने जो सैनिक थे, जो सैनिक कमांडर थे, सैन्य सेनापति थे, सैन्य कमांडर्स थे, इनको थोड़े से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, ठीक है, ज़्यादा डिसीजन लेने की पावर दी, ठीक है, ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दी, बड़े लेवल पर ग्रेटर ऑटोनॉमी दी, ठीक है, इन मिलिट्री कमांडर्स को, ताकि वो और बेटर तरीके से राज्य के वेलफेयर के लिए सोच सकें, जहां भी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, तो वो एक्शन ले सकें। ज़रूरत नहीं है बार बार अप्रूवल्स लेने की, ठीक है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो राज्य के वेलफेयर में है। ऐसे मिलिट्री कमांडर्स को ड्यूक कहा जाता था उसमें। सो ड्यूक्स को उन्होंने ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, मिलिट्री ऑटोनॉमी दी। तो ये सारे काम आप देख रहे हो कि डायोक्लेशियन के हैं, जिसने बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, ठीक है। लेट एंटिक्विटी में आगे बढ़ते हैं तो बाकी जो अब बचे चेंजेस हैं वो दूसरे सम्राट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर है आपके रोमन एम्पायर में, ठीक है। इवन कह दो कि रोम में जो कल्चरल चेंजेस बड़े लेवल पर होने वाले हैं, उसका ये जो है वो ट्रिगर पॉइंट है, यही है वो जिसके टाइम पर बड़े कल्चरल चेंजेस, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं रोम में। सो कॉन्स्टेंटाइन consolidated some of these changes and added other of his own। कॉन्स्टेंटाइन ने डायोक्लेशियन के जो विजनरी चेंजेस थे, इन विजनरी चेंजेस को कंटिन्यू रखा
और इन चेंजेस के साथ साथ उसने कुछ नए चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए, ऐड किए, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस ऐड किए? इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिनोमिनेशन, द सोल्जर्स सॉलिडर, SOLIDIR, सॉलिडर, अ कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। तो सॉलिडी एक कॉइन होता था वहां पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉलिडी एक तरीके का कॉइन होता था जो सोने का सिक्का होता था, प्योर सोने का सिक्का चलाया इसने, कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। ये कितने का होता था? इसका डिनोमिनेशन है 4.5 ग्राम। डिनोमिनेशन का मतलब होता है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कागज़ का नोट है आपके पास और उस कागज़ का नोट जो है उसका वैल्यू है 1000, यानी इसका डिनोमिनेशन है 1000 का, ठीक है। 2000 का, 1000 का तो नहीं चल रहा है अभी 2000 का चल रहा है। चलो तो 2000 की बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे चल लेते हैं थोड़ा। तो 2000 का एक नोट है तो उसका डिनोमिनेशन क्या हुआ? 2000 रुपये हुआ, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। तो डिनोमिनेशन उसका क्या था? लगभग 4.5 ग्राम था उस सिक्के का। और आपको तुरंत रिलेट कर लेना चाहिए यहाँ पे एक चीज़, रिलेट ये है कि आपने पढ़ा था एक वीडियो में लास्ट टाइम में जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हम देख रहे थे, तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाले वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था कि क्या हो रहा है आगे आने वाले टाइम पर चांदी की कमी होगी। अर्ली एम्पायर जो है आपका, शुरुआती टाइम पर एम्पायर के अर्ली पीरियड में, ये तो हम लेट की कहानी पढ़ रहे हैं, तो अर्ली पीरियड में क्या था? सिल्वर की शॉर्टेज पड़ जाएगी, चांदी की शॉर्टेज पड़ जाएगी, जबकि शुरुआती जो सम्राट थे उन्होंने चांदी के ही सिक्के ज़्यादातर प्रेफर किए थे। इसलिए बाद के जो सम्राट होंगे वो गोल्ड की तरफ स्विच करेंगे, और गोल्ड की खान भी बहुत सारी हैं, गोल्ड माइंस भी बहुत सारी हैं, स्पेन वगैरह में गोल्ड माइंस हैं जिनकी वजह से मोर देन सफिशिएंट गोल्ड का प्रोडक्शन होता था, ठीक है ना, आपके रोमन एम्पायर में। तो इन्होंने सोचा क्यों ना सिक्के भी जो हम सोने के ही अब इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड के ही इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन 4.5 ग्राम का एक नया जो है वो सॉलिडी कॉइन बनाएगा, ठीक है। इसी को जो हम नया डिनोमिनेशन का सिक्का कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनदर इनोवेशन वाज क्रिएशन ऑफ अ सेकंड कैपिटल। कॉन्स्टेंटाइन का एक अगला जो इनोवेशन था, नया काम था, वो था एक नई राजधानी का निर्माण। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर इतना विशाल हो चुका था कि अब एक जगह से आप रोम में बैठकर रोम को उसके किनारे तक, वास्ट स्ट्रेचेस तक मैनेज नहीं कर सकते थे प्रॉपर तरीके से। इसलिए बेटर ये था कि अब रोम का प्रॉपर जो है वो विभाजन हो जाए और रोम को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, ठीक है। इसलिए रोम क्या होगा? ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, उसकी राजधानी बनेगी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, अनदर इनोवेशन वाज क्रिएशन ऑफ सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, मॉडर्न इस्तांबुल इन तुर्की। तो आज आप जो टर्की शहर है, ठीक है, तो टर्की शहर है ना, वहाँ पे जो उसकी राजधानी देखते हैं इस्तांबुल, वही शहर पुराने समय में कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। हिंदी में बड़ा अजीब नाम है इसका। तो कॉन्स्टेंटिनोपल, ये खूबसूरत सा शहर देख रहे होंगे आप, ठीक है, तुर्की भी कहते हैं हिंदी में, टर्की भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। चलिए, सराउंडेड ऑन द 3 साइड्स बाय सी, न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड, न्यू सीनेट। अब आपने राजधानी तो बसा दी, राजधानी बसाने का मतलब समझते हैं आप? राजधानी बसाने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शहर बसाने जा रहे हैं आप जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर बनेगा। यानी राजधानी में जब सम्राट रहेगा, सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, तो उस जगह पर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, और भी सारी एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए ना। यानी एक शहर ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर कल्चरल जो है वो शिफ्ट भी होगा, वहाँ पे कल्चरल चेंजेस भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स भी वहाँ पे डेवलप होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल डेवलप करनी है, सारे लोगों को नए रिक्रूट्स लाने होंगे, ठीक है, तो पूरा सीनेट ही बनाना होगा नया। तो ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर था, यहाँ पर नए सीनेट की रिक्वायरमेंट हुई, नए लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकंस्ट्रक्चरिंग है ये यहाँ पे शुरू हो जाएगी। 4th century was a period of rapid expansion of the governing class। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या है, गवर्निंग क्लास चाहिए होगी।
गवर्निंग क्लास का मतलब है राजा को सहयोग देने वाले एडवाइजर्स हैं, कमांडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उसके अलावा सबऑर्डिनेट पोस्ट पे काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो एक बड़ी गवर्निंग क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए 4th सेंचुरी में आप देखोगे कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्निंग क्लास, यानी जो शासक वर्ग है उसको सहयोग देने वाला जो वर्ग है उसका बड़े पैमाने पर विस्तार होगा, एक्सपांशन होगा। ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ ही दोनों जो प्रोविंसेस हैं आपकी, चाहे वेस्टर्न प्रोविंसेस की बात करें चाहे हम ईस्टर्न प्रोविंसेस की बात करें, स्पेशली अभी ईस्टर्न प्रोविंसेस को अगर हम ध्यान में रख लें तो बड़े लेवल पर टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो डायोक्लेशियन के बाद से ही डायोक्लेशियन ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जहाँ पर क्या मतलब जिन टेरिटरीज पे क्या नाम है रेवेन्यू कलेक्शन सफिशिएंट नहीं है उसको हम धीरे धीरे अबंडन कर दें, छोड़ दें, हटा दें, कट बैक कर दें। तो अब बाकी एरिया तो सब ऐसे ही है जो प्रॉस्पेरस हैं, बहुत फ्लरिश हो रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। इसलिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी मौद्रिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से रोम स्टेबलाइज हो रहा था और लगभग हर जगह से बड़े लेवल पर टैक्स कलेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो जब आपके पास अच्छा इनफ्लो होगा, ठीक है, जब आपके पास बड़े लेवल पर इनफ्लो होगा ऑफ कैश, यहां पर कैश से मतलब है फाइनेंस, रेवेन्यू, टैक्स, तो बड़े लेवल पर जब आपके पास इनफ्लो होने वाला है कैश का, तो उससे क्या होगा उससे ऑब्वियस सी बात है आप इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ पे पंप करेगी, तो नए नए वेंचर्स शुरू होंगे, इकोनॉमिक सेटअप्स होंगे, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगेंगी, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। जितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी शहरों का विकास उतना होगा। शहरों का विकास का मतलब है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। लोग शहर में ही तो रहना चाहते हैं, लोग ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं जहां पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, सुविधाएं उपलब्ध हो। गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन क्यों होता है? बहुत सिंपल सा रीज़न होता है कि हर कोई अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहता है और इस अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को शहर में ही एंजॉय किया जा सकता है, गाँवों में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पॉपुलेशन भी और बढ़ रही है। ठीक है, या आप कह दें कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी की वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई तो प्रेशर हुआ ज्यादा प्रोडक्शन का और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो आप दोनों एंगल से इसको बता सकते हैं, दोनों एंगल ही सही हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये नहीं था कि रोम का सम्राट सिर्फ शहरों को ही प्रमोट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आपके पास आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं रोमन एम्पायर के, तभी तो हम जितनी भी बातें हमने कर डाली वो सारी की सारी ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ इमोशन कर डाली है ना, भावुक हो गए। जितनी भी बातें हमने करी दे ऑल आर बेस्ड ऑन एविडेंसेस, वो सब कुछ सबूत के आधार पर है, हमारे पास रिटन एविडेंसेस है सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट्स इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी जो रूरल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, गांव के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इन पे भी बड़े लेवल पर निवेश हो रहा है, बड़े लेवल पर कैपिटल का इनपुट जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का साफ मतलब है कि आप कैपिटल को उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या कैपिटल को उसमें इनपुट दे रहे हो। ठीक है, कैपिटल का और ह्यूमन रिसोर्स का, बाकी अदर रिसोर्सेज का इनपुट देना ताकि प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सके, यही है इन्वेस्टमेंट एक तरीके से। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड हमें ये शो करते हैं कि कंसीडरेबल इन्वेस्टमेंट हुए कहां पर, रूरल एस्टैब्लिशमेंट्स में, और सम्राट ने ये जो मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, जो प्लस में कैश इनफ्लो हो रहा है, इसको डाइवर्ट किया। ठीक है, थ्रू द ट्रेडर्स और थ्रू द मर्चेंट्स, है ना, कहां पर, इंडस्ट्रीज की तरफ। नई नई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो ऑयल प्रेसेस जो मशीन है, यानी जैसे तेल निकालने वाली जो मशीनें होती हैं ऑयल प्रेसेस, ये बड़े लेवल पर वहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही हैं। ठीक है, ग्लास फैक्ट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लास फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है रोमन एम्पायर। और इसके साथ साथ इतना तो हो ही रहा है चेंज, इसके साथ साथ आप देखोगे इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजीज की तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। आप देख रहे हो
है ना। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ आपको कि आप हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ा करें, है ना, और मॉडर्न टाइम से भी उसको रिलेट करके देखेंगे तो बहुत कुछ आपको चीज़ें भी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इनोवेशन का मतलब है, जैसे आप देखते हैं कि आज के डेट में भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रेवेन्यू ही तो है। आज के समय में भी सरकार जॉब तो करती नहीं अलग से, मोदी जी जॉब तो कर नहीं रहे, मोदी जी का काम क्या है, सेवा करना आपका, है ना, यानी जनता का सेवा करना। तो उनको जो ये सेवा है, सर्विस है, वो सर्विस करने का मोटिवेशन आ रहा है रेवेन्यू से, टैक्स से, ठीक है। जो पब्लिक टैक्सेस दे रही हैं उन टैक्सेस से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और उसी से स्पेस में खर्च हो रहा है, उसी में और रिसर्च की एक्टिविटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रही हैं ताकि और ह्यूमन लाइफ को बेटर किया जा सके। तो इनोवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए रोमन एम्पायर में इस चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है। न्यूअर टेक्नोलॉजीज यानी नई नई तकनीकों पर अब क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे कि स्क्रू प्रेस, तो ये ऑयल प्रेस की ही तरह की कुछ मशीन है जो जिसे आप कहते हैं कि पेंच आधारित, कुछ हिंदी में तो एग्जैक्टली वर्ड इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्क्रू प्रेस जो है वो एक तरीके की नई टेक्नोलॉजी है जो प्रेसिंग के काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। और मिलिंग वाटर, ठीक है, मिलिंग वाटर टेक्नोलॉजी, मिलिंग वाटर ये हमने पहले भी देखा है, तो उन पर अब और इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ठीक है। वाटर मिलिंग टेक्नोलॉजीज या मिल्स जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश होने वाली हैं। इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, लोगों की प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, ठीक है। रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट, तो यहाँ पर एक और नया चेंज देखने को मिल रहा है हमें कि नई टेक्नोलॉजीज में तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, लेकिन इस मॉनेटरी स्टेबिलिटी ने और इन्वेस्टमेंट करने की मेंटालिटी ने एक और नया अचीवमेंट हासिल किया रोम में, और वो ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो एक लंबा लैंड रूट था ट्रेड का ईस्ट के, पूर्व के देशों के साथ में, उसको भी ये क्या कर रहे हैं, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। याद होगा आपको, भूल मत जाइएगा कि ईस्ट यानी कि भारत, चीन, इन देशों की बात हो रही है यहाँ पर, और इन देशों से शुरुआत से ही मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इनका ट्रेड रिलेशन था कि नहीं इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ में, हमने जिक्र किया सेकंड चैप्टर में इस चीज का। तो अब बीच में बल्कि वो क्या था, वो ट्रेड रूट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। वो डिस्टर्ब इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब एक्सपांशन की जो है वो घड़ी आ गई थी, अब वो मेसोपोटामिया का सिस्टम भी नहीं रहा। लेकिन फिर से रोमन्स जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ईस्ट की तरफ से आती थी, तो उनको ट्रेड में इंक्लूड करेंगे और एशिया के साथ में या पूर्व देशों के साथ में अपने व्यापार को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। अर्बन प्रॉस्पेरिटी, धीरे 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 क्या होगा, रूरल प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू अर्बन प्रॉस्पेरिटी। जितना गांव संपन्न होगा, ध्यान रखिएगा, उतना ही शहरों की तरफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रूरल प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल भी तो सप्लाई करती है। रूरल प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं फूडिंग, जो बहुत सबसे बेसिक चीज़ है, वो अवेलेबल करवाती है ना। अर्बन प्रॉस्पेरिटी का मतलब तो ये है कि अर्बन एरिया में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की, इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जो फूड सप्लाई है उसके लिए बेसिकली रूरल एरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर रूरल प्रॉस्पेरिटी पर रोमन सफिशिएंट ध्यान दे ही रहे हैं, और उस रूरल प्रॉस्पेरिटी की वजह से अर्बन प्रॉस्पेरिटी भी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में। न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड सेंस ऑफ लग्जरी, तो नए नए तरीके की कलाकृतियां, आर्किटेक्चर, कला और संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा है। अरे अब देख रहे हो, ये बड़ा आसान है इसको लिंक करना। कैसे आसान है? आपने ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू की, ठीक है ना, रूरल प्रॉस्पेरिटी हुई, अर्बन प्रॉस्पेरिटी हुई। अब जब अर्बन प्रॉस्पेरिटी है, शहरों में बाकायदा संपन्नता है, तो जब ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, खाना पीना, डिफेंस और जो टेक्नोलॉजी है, बाकी सारा जो सब कुछ अपडेटेड है, तो अब ध्यान किधर जाएगा? लग्जरी की तरफ जाएगा, ठीक है, एन्जॉयमेंट्स की तरफ जाएगा, एंटरटेनमेंट की तरफ जाएगा, आर्ट्स एंड कल्चर की तरफ जाएगा। तो नए नए आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हो रहे हैं। आप रोम में देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये बिल्डिंग्स कितनी मैग्निफिशेंट हैं,
कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है वहाँ पे। तो आप रोम का आर्किटेक्चर देखोगे, इवन इस शहर को ही देख लो आप, ठीक है, तो इसकी जो आर्किटेक्चर है वो कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये मिनारेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर पर अब अच्छा खासा खर्च होना शुरू हुआ। नई नई जो भवन निर्माण की शैलियाँ हैं, स्टाइल्स हैं, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पर डेवलप होगा, आपको देखने को मिलेगा रोम में, ठीक है। एंड सेंस ऑफ लग्जरी, तो अब जीवन जो है वो आरामपूर्ण ज़्यादा होता जा रहा है। लग्जूरियस लाइफ जो है वो अर्बन सेंटर्स पे हो रही है, ठीक है। द रूलिंग एलिट्स वर वेल्दियर एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। जैसे जैसे आपके पास संपत्ति होती जाएगी, आपने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्सपेंशन का जो वीडियो है वो आपको बेसिकली है ना एक आइडिया दे रहा है, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि गोल्ड में उनको सैलरी मिलनी शुरू हो गई थी, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, और वो उस सैलरी का जो इस्तेमाल करते थे वो लैंड परचेस करने के लिए करते थे, अपनी स्टेट्स, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए करते थे, ठीक है। तो अब रूलिंग एलिट जो है, शासक वर्ग जो है वहाँ का, जो ब्यूरोक्रेसी में हेल्प करता है, जो सीनेटर्स हैं, सीनेटर्स के यहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो ये क्या है, ये और धनवान होते जा रहे हैं और ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, ठीक है। जितना कि वो पहले थे उससे भी कहीं ज़्यादा अमाउंट में अब उनकी पावर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसका साफ रीज़न है कि जो इनफ्लो है टैक्सेशंस का, रेवेन्यू का, वो बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े प्रोविंसेस से सफिशिएंट अमाउंट में, मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है। तो इतने अमाउंट में, इतने बल्क में जब आपके पास रेवेन्यू और गोल्ड के डिपॉजिट्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका डाइवर्जन जो होगा, उसका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मल्टीपल चीज़ों पे होगा, जैसे आर्किटेक्चर पे हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, ठीक है, डिफेंस में हो रहा है। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि किस लेवल पर टैक्स कलेक्शन होता था अलग अलग प्रोविंसेस से, और कैसे ये जो रूलिंग एलिट्स हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं, वो वेल्दी होते जा रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे। तो आप देखो कि एक प्रोविंस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहाँ पे इजिप्ट की। मिस्र जो देश है, इजिप्ट है, सिर्फ इजिप्ट कंट्रीब्यूट करता था टैक्सेस का ओवर 2.5 मिलियन, लगभग 2.5 मिलियन से ज़्यादा जो है, 2.5 मिलियन से ज़्यादा सॉलिडी का जस्ट अभी जिक्र किया हमने कुछ मिनट्स पहले। एक गोल्ड कॉइन होता था, तो उसी को जो है, जिसको कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था, ठीक है। तो प्रति वर्ष लगभग 35,000 पाउंड ऑफ गोल्ड, 35,000 पाउंड ऑफ गोल्ड जो है प्रतिवर्ष कलेक्ट होता था सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट से ही। और ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस को आप मिला लीजिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस को जब आप मिलाओगे तो आपके इमेजिनेशन में आ जाएगा कि कितना सालाना सोना या गोल्ड इकट्ठा होता था रोम में, और क्यों ना रोम इतना प्रॉस्पेरस हो, क्यों ना इतना समृद्धशाली हो। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक पहलू आपने देख लिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। मैंने आपसे कहा था कि शुरुआत में, बिगनिंग में ही, जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया लेट एंटिक्विटी का, कि आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे। पहला, आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखनी है, और दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट्स देखने हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो आपने खूब सारी देख ली, अब आते हैं हम कल्चरल एस्पेक्ट्स की तरफ, यानी कि रोम में लेट एंटिक्विटी जो है उस दौरान क्या कल्चरल चेंजेस हो रहे थे, रिलीजन का क्या रोल था, और पहले किस तरह का रिलीजन था, और बाद में फिर किस तरह के रिलीजियस चेंजेस होने वाले हैं रोमन सोसाइटी में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में जब आप लेट एंटिक्विटी के पहले की बात अगर करोगे, ठीक है, इवन लेट एंटिक्विटी के टाइम तक भी, जब तक क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन नहीं हुआ है, तब तक जो यूनान और रोम के लोग हैं, जो ग्रीक और रोमन्स हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीक्स का भी जिक्र करना जरूरी है ना। तो यूनान के जो लोग हैं और जो रोम के लोग हैं, स्पेशली जो रोमन्स लोग हैं, ऐसा मैं कल्चरल एस्पेक्ट में ये दो नाम यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जो देवी देवता होते थे वो या तो रोमन गॉड होते थे या वो ग्रीक गॉड होते थे। बेसिकली लैटिन गॉड का नाम आपने कम सुना होगा, नहीं सुना होगा बेसिकली, बट ग्रीक गॉड, यूनान के देवता और रोम के देवताओं का जिक्र सुना होगा। तो चूंकि यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट आ रहा है, इसलिए दो नाम अलग अलग इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सो जो यूनानी और रोमन्स जो लोग हैं, ये पॉलीथिस्ट थे। पॉलीथिस्ट का साफ मतलब होता है कि दे वर वर्शिपिंग मल्टीपल गॉड्स, ठीक है, बहुदेववादी, वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। अब बहुत सारे देवी देवताओं की जब पूजा होती है तो
एक इंटीग्रल फैक्ट जुड़ा हुआ है बहुत सारे देवी देवताओं से कि वो साकार ही होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी जहां पर भी बहुदेववाद आ जाएगा, मल्टीपल गॉड्स आ जाएंगे, तो वो एक पर्सन गॉड ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तभी तो आप बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करोगे। जो इम्पर्सनल है, जो दिखेगा ही नहीं, उसमें आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अलग अलग है। इसीलिए जितने भी दुनिया के धर्म हैं जिनमें क्या है, पॉलिथिस नहीं है, जो यानी एकेश्वरवाद का कंसेप्ट है, उसमें इम्पर्सनल यानी भगवान को या सुप्रीम पर्सनालिटी जो भी है या ऑलमाइटी गॉड का जो कंसेप्ट है, उसमें उसको निराकार बताया गया है और एक ही है, वो वन है ना, ऐसा कहते हैं, एक गॉड है, ठीक है। और बहुत सारी मान्यताओं, जैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं में बहुदेववाद का प्रचलन है, क्योंकि यहाँ पर साकार निराकार दोनों तरह के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, पर्सन और इम्पर्सन दोनों के कंसेप्ट्स हैं। तो रोमन्स जो है वो क्या थे, पहले पॉलिथिस्ट थे, यानी वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की जो है वो पूजा होती थी। और यहाँ पे ये जो बहुत सारे देवी देवता हैं, ये रोमन या इटालियन गॉड कहलाते थे, ठीक है। इन रोमन और इटालियन गॉड में उस जमाने में जो, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, लेट एंटिक्विटी की, उस जमाने में जो कुछ महत्वपूर्ण देवता थे, उन देवताओं का जिक्र मैं कर देता हूं। जैसे जुपिटर, तो आपने इंद्र का नाम तो बहुत अच्छे से सुना ही होगा, है ना। इंद्र जो है वही जुपिटर, एक मतलब सिमिलर एक तरीके से, वही का मैं मतलब वही एग्जैक्टली वही नहीं है, लेकिन जुपिटर वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर, ठीक है, स्काई एंड थंडर। तो ये आकाश, बिजली और इन सब, बारिश, इन सब चीज़ों का देवता था। और वैसे ही इंद्र को भी आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो वैदिक काल में इंद्र को भी ऐसे ट्रीट किया गया है। इंद्र भी बारिश और थंडर का देवता कहलाता है, ठीक है। तो जुपिटर, ठीक है। जूनो, जूनो वॉज द काउंटर पार्ट ऑफ जुपिटर, मतलब आप कह सकते हैं जुपिटर की सहधर्मिणी, वाइफ एक तरीके से। तो जूनो गॉडेस हैं, ये गॉडेस हैं, देवी हैं, ठीक है। तो रोमन देवी होती थी गॉडेस, और जूनो जो है शी वॉज द काउंटर पार्ट ऑफ जुपिटर। उसके बाद एक और देवी का जिक्र है, मिनर्वा। तो मिनर्वा गॉडेस ऑफ विजडम भी कहलाती है, गॉडेस ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट्स कहलाती हैं। और चौथा, ये फिर से देवता है, तो मार्स का भी जिक्र है। रोमन एम्पायर में मार्स जो है, ही वॉज द सन ऑफ जुपिटर एंड जूनो, ठीक है। ही वॉज द गॉड ऑफ वॉर, ये युद्ध का देवता कहलाता था, और ये जुपिटर और जूनो का पुत्र था, ठीक है। तो इस तरीके से इन देवी देवताओं का जिक्र जो है वो रोमन एम्पायर में हुआ है। तो प्राचीन जो रोमन काल है, या एंशियंट टाइम पे हम बात कर रहे हैं रोमन जमाने की, उस दौरान वो लोग कैसे थे, पॉलिथिस्ट थे। लेकिन क्या यही पॉलिथिस्ट जो कल्चर है वही हमेशा बना रहेगा? नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितने भी देवी देवता थे, है ना, ये न्यूमेरस गॉड्स, है ना, जो यूनान के हों या पूर्वी राज्यों के हों, ठीक है, इनकी जो है पूजा पाठ हुआ करता था उस जमाने में, मंदिरों में या श्राइन्स। जैसे आप ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी देवता को कोई ना कोई प्लेस डेडिकेट करोगे, ठीक है, कि ये देवता यहाँ पे रहते हैं, ये देवता यहाँ पे रहते हैं, या फिर आप वर्शिपिंग करेंगे और वो देवता एक पर्सन है, यानी उसका एक फिजिकल फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक रेसिडेंस भी होगा कहीं ना कहीं पे, तो उसके लिए मंदिर बनाते थे, श्राइन्स बनाते थे, ठीक है। तो इन देवी देवताओं की, जो बहुत सारे देवी देवता ग्रीक के, रोमन्स के थे, उनके लिए वर्शिपिंग होती थी और हजारों मंदिर बने हुए थे। पॉलिथिज्म हैड नो कॉमन नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जमाने में जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं था। अब कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हिंदू रिलीजन, ठीक है, हम कहते हैं इस्लाम रिलीजन, हम कहते हैं जैसे पर्शियन रिलीजन, पारसी लोग। तो अब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का जिक्र है, किसी न किसी वर्शिपेबल डीटी का जिक्र है, किसी न किसी पूजा करने वाले पर्सन का जिक्र है, ठीक है, जिसकी इबादत होती है, जिसकी पूजा होती है, तो उसको एक नाम से बुलाया जा रहा है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, पर्शियन धर्म है, सिख धर्म है, तो हम उस धर्म को एक नाम से बुला रहे हैं कि हम इस धर्म के फॉलोवर हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बहुदेववाद प्रचलित है उसका कोई नाम नहीं था, यानी रोमन्स ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। वो जुपिटर को वर्शिप करते हैं, वो जूनो को वर्शिप करते हैं, मिनर्वा को वर्शिप करते हैं, ठीक है, वो मार्स को वर्शिप करते हैं, वो एथेना जो ग्रीक गॉडेस है उसको वर्शिप करते हैं। तो ऐसे तमाम देवी देवता जरूर थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस धर्म के थ्रू ही इन देवी देवता को पूजा कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरा इशारा, मेरा एक जो इंडिकेशन है वो आप समझ रहे होंगे कि हर धर्म में देवी देवता जो भी हैं उनको उस धर्म के थ्रू अप्रोच किया जाता है कि अच्छा हम इस धर्म की पूजा करते हैं तो इस धर्म में ये देवी देवता है, ठीक है। तो उस धर्म का नाम
होता है। यहां पर कोई एक पर्टिकुलर कॉमन नाम नहीं था उस बहुदेववाद का, यानी पूजा पद्धति तो प्रचलित थी बट अपने आप को एक विशेष धर्म का नहीं मानते थे। ठीक है, एक शब्द जरूर है वहां पे, आगे अभी आएगा, जिक्र करूंगा मैं। ठीक है, पैगन, तो ये जरूर जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए, सो अनदर ग्रेट रिलीजन इन द एम्पायर वाज जुडाइज्म। तो जो जूइश लोग होते थे, ठीक है, यहूदी जिन्हें हम कहते थे, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ठीक है, तो आप कह दें ग्रीक और रोमन्स के अलावा वहां पर जूइश धर्म को मानने वाले लोग थे। और जुडाइज्म वाज नॉट अ मोनोलिथ। नॉट अ मोनोलिथ का मतलब है ये भी एक ईश्वर की बात की तरह नहीं था। ठीक है ना, इसमें भी मल्टीपल चीजें थी। ऐसा नहीं था कि ये भी एक पर्टिकुलर डीटी को ही मानता है, इसमें भी मल्टीपल प्लूरलिटी थी, आप कह दो एक तरीके से। तो ये हो गया आपका रिलीजियस एस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब इसी लेट एंटीक्विटी में एक बड़े लेवल का रिमार्केबल चेंज आया, और वो रिमार्केबल चेंज था क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर इन 4th and 5th सेंचुरी, 4वीं और 5वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य में धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार तेज हुआ। जब मैं क्रिश्चियनाइजेशन की बात करता हूं तो क्रिश्चियनाइजेशन का साफ मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे, इन फॉलोअर्स ने लार्ज स्केल में बड़े लेवल पर क्या किया, लोगों को फॉलोअर्स बनाना शुरू किया, या मैं कहूं इस धर्म को स्प्रेड किया। ठीक है, फॉलोवर्स जो थे इन्होंने इस धर्म को स्प्रेड करना शुरू किया। तो इस स्प्रेड के दौरान अलग अलग मेथड से लोगों को क्रिश्चियन धर्म में बदला गया, कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्रिश्चियनाइजेशन कहते हैं। क्रिश्चियन बनाने की प्रक्रिया क्रिश्चियनाइजेशन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो रोम का भी क्या हुआ, क्रिश्चियनाइजेशन हुआ। रोम में भी आपने अभी का सिनेरियो देख लिया कि क्या था, बिफोर 312 यहां पर पॉलीथिस्ट है लोग। पॉलीथिस्ट का मतलब है कि यहां पे बहुदेववाद प्रचलित है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है। लेकिन लगभग 312 के बाद आप देख रहे हो 4th सेंचुरी में ही, 4th सेंचुरी के शुरुआती शासनकाल में 312 में, अर्ली 4th सेंचुरी में यहां पर क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो है, जिसका शासनकाल 306 से 337, 306 से 337 के आसपास है, ये कॉन्स्टेंटाइन जो है ये सबसे पहले क्या करेगा, क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ही वॉज बैप्टाइज्ड, ही वॉज कन्वर्टेड और ही एक्सेप्टेड द क्रिश्चियनिटी। और जैसे ही इसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, वैसे ही जो रिलीजियस परसिक्यूशन होता था उस जमाने में ईसाइयों का रिलीजियस परसिक्यूशन ज्यूइश लोग भी करते थे और अलग अलग धर्म के लोग भी करते थे। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब किसी धर्म का प्रचार करने लोग निकलेंगे तो उनको एग्जिस्टिंग जो मान्यताएं हैं उनसे भिड़ना पड़ेगा। और रिलीजन तो एक इतना बड़ा टूल होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करते हैं तो वो फिर जीने मरने तक की बात आ जाती है वहां पे, है ना। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनकी डेथ तक होती है, यानी क्रिश्चियन जो धर्म फैलाने वाले लोग हैं तो उनका परसिक्यूशन होता था। और जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन ने जब रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये परसिक्यूशन जो है वो रुक जाएगा एटलीस्ट, है ना। बहुत सारे क्रिश्चियंस को ये शेल्टर भी देगा। लेकिन अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बाकी लोगों का परसिक्यूशन भी होगा, यानी जो काम क्रिश्चियन लोगों के लिए हो रहा था वो क्रिश्चियन बाकी धर्मों के लिए भी करेंगे। ठीक है, चलिए, सो क्रिश्चियनिटी बिगेन ऑफिशियल रिलीजन ऑफ दिस एरिया। और यहां से चूंकि कॉन्स्टेंटाइन जो कि रोम का सम्राट है वो खुद अब एक क्रिश्चियन है, इसलिए शेल्टर तो मिली गई। और धीरे धीरे रोम के स्पेशली उत्तरी हिस्से में आप कहेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक आधिकारिक ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर एस्टैब्लिश या स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है कल्चरल फॉर्म में, ये आपको आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी तो एक्सेप्ट हो गया रोम में, लेकिन रोम का एम्परर ओवरनाइट ऐसे ऑर्डर तो इशू नहीं कर सकता ना कि अब कल से सारे लोग क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करेंगे। भाई बाकी लोग जो हैं, रोम में रिलीजियस डाइवर्सिटी तो है ही सही, तो बाकी लोग अगर दूसरे धर्म को मानना चाहते हैं तो वो तो रहेगा। इसलिए पॉलीथिज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरनाइट, यानी उस एरिया से जो बहुदेववाद, पॉलीथिज्म
जो बहुत सारे देवी देवताओं के पूजा पद्धति का जो कंसेप्ट था वो रातों रात नहीं खत्म हुआ, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इस जमाने में, एक बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कन्फ्रंटेशंस शुरू हो जाएंगे, कन्फ्रंटेशंस शुरू हो जाएंगे किनके बीच में, क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच में जो क्रिश्चियंस हैं और दूसरे धर्म के जो लोग हैं, अदर रिलीजन्स जो हैं वहां पे, जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि होता यह था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन बिशप्स हैं, वो धर्म का प्रचार तो करते थे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार तो करते ही थे, लेकिन वो उन मान्यताओं को, उन बिलीफ को, विश्वास को और प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, जो क्रिटिसिज्म करते थे, ठीक है, जो दूसरे लोग फॉलो करते थे। यहां पे मैंने कहा था ना कि अभी जो आपको एक शब्द आएगा, पैगान्स शब्द आएगा, तो पैगान्स वर्ड जो है ये उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियन नहीं है, नॉन क्रिश्चियन पीपल हैं, और जो रोमन साम्राज्य में पहले दूसरे धर्म को मानते थे, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोर देन क्रिश्चियन लैटी, क्रिश्चियन लैटी का मतलब होता है कि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले सामान्य लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में मैं लोगों को अगर वर्गीकृत करूं तो दो पार्ट्स में वर्गीकृत कर सकता हूं, दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं। पहले वो लोग हैं जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, बिशप्स हो गए, पोप हो गए, ठीक है, क्लर्जी हो गए, और दूसरे लोग वो हो गए जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स हैं। तो जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स हैं उन्हीं को क्रिश्चियन लैटी कहा जाता था, ठीक है। तो शुरुआत में जो लोग कन्वर्ट हुए थे, ये तो अभी नए नए थे, तो इनकी जो बाकी प्रैक्टिसेस थी वो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड थी कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी नया नया इन्होंने अभी क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट किया है, तो फिर भी कुछ ना कुछ दूसरे धर्म का इनको इनपुट जो है इनके प्रैक्टिसेस में दिख जाता था। तो ऑब्वियस ही बात है, क्रिश्चियन बिशप्स इनको कंडेम तो करते ही थे, लेकिन इनके साथ साथ इनसे ज़्यादा किसको कंडेम करते थे? पैगान्स को कंडेम करते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी क्रिश्चियन मेथड्स, बिलीफ और प्रैक्टिसेस को नहीं मानते थे, और इनको फोकस करना ही बेसिकली इनका एम होता था। तो बड़े लेवल पर इस जमाने में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कन्फ्रंटेशंस होंगे, परसिक्यूशंस होंगे, हत्याएं होंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म को ऑब्वियस सी बात है कंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, अपने आप को स्प्रेड करने के लिए हर एक पॉसिबल तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है आप देख रहे हो कि कल्चरल चेंजेस में रोमन एम्पायर में आपको दिख रहा है। चलिए, एक तो ये चीज देखने को मिल गई हमें, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, साथ साथ अब आपको थर्ड चीज देखने को मिल रही है, थर्ड चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दो चीजें दिमाग में कंसोलिडेट कर लो, पहला हो गया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दूसरा कल्चरल चेंजेस। अब तीसरे की बात अगर हम करें तो चूंकि रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ये हमें पता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, जिसकी कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी बनी हुई है, ठीक है, जो बाद में बना, ठीक है, वहाँ पर लगभग काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी, जनरल प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, ठीक है। वहाँ पर जनसंख्या का विस्तार बड़े तेज़ी से हो रहा है। हालांकि इस जनसंख्या के विस्तार को बीच में थोड़ी सी चुनौती भी मिली, क्योंकि एक ज़माने में वहाँ पर जो मेडिटेरियन का इलाका है वहाँ पर प्लेग फैलेगा, ठीक है ना, वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैलेगी, और इस प्लेग की बीमारी के बावजूद भी वहाँ पर लगभग जो मेडिटेरियन का इलाका है, भूमध्य सागर का इलाका है, तो मेडिटेरियन के इलाके में एक समय प्लेग की बीमारी बहुत प्रिवेलेंट रहेगी। उसके बाद भी यहाँ पर पॉपुलेशन का जो एक्सपेंशन है वो सफिशिएंट अमाउंट में, हेल्दी अमाउंट में देखने को मिलता है। तो ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट सफिशिएंट अमाउंट में फ्लॉरिश और प्रॉस्पर हो रहा था, लेकिन वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो जो वेस्टर्न पार्ट है रोमन एम्पायर का, जो यूरोप के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी इनके ज़्यादा नज़दीक है, फ्रांस इनके ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। सो इन द वेस्टर्न पार्ट, अभी डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एक तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट हो गया, पतन यहाँ से लगभग शुरू हो गया। सो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर स्टार्टेड फ्रेगमेंटेड और फ्रेगमेंटिंग पॉलिटिकली। राजनीतिक रूप से वेस्टर्न पार्ट जो है रोमन एम्पायर का वो फ्रेगमेंट होना शुरू हो गया, बटना शुरू हो गया, डिवाइड होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, ठीक है, टूटना, फ्रेगमेंटेड होना शुरू हो गया। क्यों फ्रेगमेंटेड होना शुरू हो गया? क्योंकि लीडरशिप थोड़ी सी कमजोर हुई, और लीडरशिप कमजोर होने की वजह से आसपास के जो ट्राइबल लोग थे
आपने एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन में ही शायद और पॉलिटिकल वाले वीडियो में किसी में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोगों की बात की थी वहाँ पे कि नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जर्मन ट्राइब्स थी यहाँ पे जो उत्तरी इलाके में रहती थी, रोम के राइन और डेन्यूब का जो वो इलाका हो गया, ठीक है। तो वहां पे जो ट्राइबल्स लोग थे, ये ट्राइबल्स लोग अब धीरे धीरे अटैक करने शुरू करेंगे, तो रिपीटेड अटैक्स होंगे और उनकी वजह से दे टुक ओवर द प्रोविंसेस एंड एस्टैब्लिश किंगडम। तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स वेस्टर्न पार्ट में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि जो रोम का पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर यूनिफॉर्म रोमन एम्पायर नहीं है जैसे ईस्टर्न पार्ट की तरफ है। यहां पर क्या है, छोटा हिस्सा, मान लीजिए ये रोम की बाउंड्री हो गई और पहले ये रोम की बाउंड्री थी, अब इसमें छोटे छोटे ट्राइब्स ने अटैक किया तो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। तो आधा हिस्सा किसी एक ट्राइब के पास है, आधा हिस्सा किसी एक ट्राइब के पास है, नीचे का थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरी ट्राइब के पास है, बचा हुआ हिस्सा रोमन एम्परर के पास है। तो यहां पर छोटी छोटी जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो इन्होंने प्रोविंसेस को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और अपने किंगडम्स, अपने राज्यों को स्थापित कर दिया। जो ट्राइब्स उस जमाने में इन वेस्टर्न प्रोविंसेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, उनमें से मेजर जो ट्राइब्स हैं, क्लॉथ्स, वंडाल्स, ठीक है, लोम्बार्ड्स, ये बेसिकली जर्मन ट्राइब्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो घुमक्कड़ टाइप की थी, नोमैडिक टाइप की थी। तो ये धीरे धीरे उस एरिया को कब्जा कर रही हैं। आपको और अच्छे से समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको ये मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखो, ये उस जमाने की बात है जब हम 527 पे हैं लगभग, यानी 6th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ जो है वो शुरू हो गया है ना। ये आपका ये बाउंड्री अगर मैं क्रिएट कर दूं तो ये हिस्सा है वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ये है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। ये है आपकी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, यानी कुस्तुनतुनिया जिसे आप कह रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी हो गया। अब यहां पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये किंगडम ऑफ फ्रैंक्स, किंगडम ऑफ विसिगॉथ्स, ठीक है, यहां पर छोटे छोटे, ठीक है, ऑस्ट्रोगॉथ्स, जिनका अभी जिक्र भी आएगा धीरे धीरे, इन्होंने लगभग 535 के आसपास इटली का भी कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, लोम्बार्ड्स। तो ये सारे जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, ये लोग वेस्ट जो रोमन एम्पायर है उसका मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा, ये देखो, ये पूरा हिस्सा, मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा देख रहे हो आप, इसको छोटे छोटे ट्राइब्स ने अपने आप में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। यहां पर वंडाल्स जो है ये रूल कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया एक तरीके से, क्लियर है। अभी ईस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा इंटैक्ट है और कोशिश भी करेगा जो ये ईस्टर्न आपका रोमन एम्पायर का जो सम्राट है वो कोशिश भी करेगा कि वेस्ट के कुछ हिस्सों को, स्पेशली ये जो रोम के ये वाले हिस्से हैं, इनको हम जीत ले, लेकिन वो कोशिश भी नाकाफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा है, ये यूफ्रेट्स और टिग्रिट्स के इस दर वाला हिस्सा, ये है ईरान का हिस्सा। तो ये ईरानियंस हैं, ईरान का विशेषता, ये जो ससानियन वंश है, ये ससानियन वंश भी यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे रिपीटेड अटैक की वजह से रोम का ईस्टर्न हिस्सा भी जो है वो ससानियंस के मेजॉरिटी में कब्जे में चला जाएगा। और उसके बाद धीरे से ये अरब दिख रहा है आपको, तो आप 600 में तो लगभग पहुंच ही रहे हैं, 500-600 में, ठीक है। इसी दौरान पैगंबर मोहम्मद का जन्म हो चुका है। पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का रियलाइजेशन होगा और वो अपने फॉलोवर्स को इस्लाम प्रीच करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे इस्लाम का भी यहाँ से उदय होगा और अरेबियंस जो है ये फिर बचा कुचा हिस्सा भी निपटा देंगे, ईरानियंस को भी अपने कब्जे में ले लेंगे और रोम तो ऑलरेडी पतन की तरफ जा ही चुका है। तो कहानी पूरी तरह से सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने मैप देख लिया, मैप दिखाने का पर्पस एक ही था कि आपको मैं रिलेट कर दूं कि कैसे रोमन एम्पायर का जो है वो विघटन हो रहा है। चलिए, तो वेस्टर्न पार्ट की जो कंडीशन है वो आपने देख ली, ईस्टर्न पार्ट की कंडीशन आपने देख ली। अब ईस्टर्न पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है उस जमाने में जब ये डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। तो पूर्वी हिस्से में आपका एक राजा आया है ना, ये भाई साहब हैं जस्टिनियन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि 2-3 राजाओं का जिक्र आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो डायोक्लेशियन का नाम सुना, कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुना आपने, ठीक है। अब हम जस्टिनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रीजन ऑफ जस्टिनियन, ये जो है जस्टिनियन का शासनकाल शुरू होगा, है ना। ईस्टर्न हिस्सा जो है इसमें जस्टिनियन का रेन भी शुरू हो जाएगा, टेन्योर शुरू हो जाएगा,
शासनकाल शुरू हो जाएगा। और जस्टिनियन जो है कोशिश करेगा कि ये जो हिस्सा है अफ्रीका का, इटली का कुछ हिस्सा, ठीक है, नॉर्थ का जो हिस्सा चला गया है ट्राइब्स के हिस्से में, या ट्राइबल्स ने कंट्रोल कर लिया है, अपने एस्टैब्लिश कर ली हैं किंगडम्स, क्यों ना इनको हम फ्री कराने की कोशिश करें। तो जस्टिनियन रिकैप्चर करेगा अफ्रीका का हिस्सा फ्रॉम वंडाल्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा ये जो हिस्सा साउथ का था अफ्रीका का, वहाँ पे वंडाल किंगडम एस्टैब्लिश हो चुका था, ये भी ट्राइबल्स थे, ठीक है, घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे। तो 533 में जस्टिनियन ने अफ्रीका को वापस से रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। इसने कोशिश की कि ऑस्ट्रोगॉथ जो लोग हैं, ऑस्ट्रोगॉथ्स को भी, ऑस्ट्रोगॉथ के कब्जे से भी इटली का कुछ हिस्सा जो है वो मुक्त करा सकूं मैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये किंगडम ऑफ ऑस्ट्रोगॉथ्स, तो यहाँ पे इटली का भी हिस्सा वो जो है, यानी रोम का जो सेंटर है वहां पे भी ऑस्ट्रोगॉथ्स लोग अटैक कर चुके थे और पहुंच चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये किंगडम ऑफ वंडाल्स, ठीक है। तो अफ्रीका का ये हिस्सा तो जस्टिनियन ने लगभग खाली करा लिया। इसने क्या किया, कोशिश ये भी करी कि ऑस्ट्रोगॉथ के हिस्से से ये हिस्सा भी ये फ्री करा ले, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट कोशिश कर रहा है वेस्टर्न पार्ट को रिकवर करने की, लेकिन समय से ज़्यादा, वो कहते हैं ना, ताकतवर कोई नहीं होता, समय ज़्यादा ताकतवर है। शायद रोम का अब पतन का समय आ गया था, तो कितनी भी कोशिश कर लो आप। तो जस्टिनियन फर्स्ट ट्राइड टू रिकैप्चर द अफ्रीका फ्रॉम द वंडाल्स एंड सेकेंड ही ट्राइड टू रिकवर। इसने कोशिश की कि जो इटली है इसको भी ऑस्ट्रोगॉथ जो ट्राइब है, जर्मन ट्राइब है, ध्यान रखिएगा, इस जर्मन ट्राइब के कब्जे से मुक्त करा सकें। लेकिन कोशिश तो करी इसने और ऑस्ट्रोगॉथ से मुक्त भी करा लिया, लेकिन इसी उस क्या नाम है प्रयास में, इसी एफर्ट में उसने क्या किया, दूसरे एक जर्मन ट्राइब है लोम्बार्ड, इनके आक्रमण का रास्ता भी तय कर दिया, ठीक है। तो लोम्बार्ड्स जो हैं ये भी जर्मन ट्राइब्स हैं, ये भी जर्मन नोमैडिक ट्राइब्स हैं। तो जर्मन नोमैडिक लोम्बार्ड ट्राइब ने अटैक करना शुरू कर दिया और इनके अटैक की वजह से धीरे धीरे एम्पायर पूरी तरीके से शैटर्ड हो गया, पूरी तरीके से विघटन की तरफ चला गया, पूरी तरीके से टूट गया, ठीक है। यानी कुल मिला के अब आप कह सकते हैं कि रोम जो है वो अपने अंत की तरफ पहुंच गया और फाइनल स्ट्राइक जो है उस पे पड़ने वाली है। अब अंतिम हथौड़े की जो चोट है वो अब रोम साम्राज्य के ऊपर पड़ने वाली है और अंतिम हथौड़े की चोट थी जो रोम को उसके पतन की तरफ ले जाएगी, डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी। बाय द 7th सेंचुरी वॉज 7वीं शताब्दी के आसपास जो ईरान थे और रोमन्स इलाके थे, ठीक है ना, वो उनमें ससानियन लोग जो है वो आ जाएंगे। तो ससानियन जो है वो लॉन्च करेंगे अटैक ईस्टर्न प्रोविंस की तरफ रोम के, ठीक है, रोम की जो ईस्टर्न प्रोविंस है उसकी तरफ अटैक करेंगे। ये मैंने आपको जब मैप बताया था उसी में हिस्सा दिखाया था। इस तरफ ईस्ट की तरफ ससानियंस हैं, है ना, दक्षिण पूर्व की तरफ ससानियंस है रोम के। तो ईस्टर्न प्रोविंस जो है, वेस्टर्न प्रोविंस तो पहले ही निपट रही है छोटे छोटे ट्राइब्स की वजह से, अब ईस्टर्न प्रोविंस की तरफ ससानियंस ने अटैक कर दिया ईरान के, ठीक है। तो ईरान में जो ससानियन वंश है, ससानियन वंश के जो राजा हैं, इन्होंने रिपीटेड अटैक्स किए और इजिप्ट तक का जो हिस्सा है उसको कब्जा कर लिया। तो आप देख रहे हो कि ईस्ट का हिस्सा और ये क्या नाम है साउथ का, या मैं कहूँ अफ्रीका के नॉर्थ का हिस्सा जो है उसको भी। तो इजिप्ट जैसी बड़ी प्रोविंसेस को, जहाँ से आपको अभी पता चला कि कितने बड़े अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्शन होता था, 35,000 पाउंड गोल्ड जो है वो यहाँ से कलेक्ट होता था। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रोविंसेस जो हैं वो रोम के सम्राट के हाथ से निकल गई और ससानियन वंश के हाथ में चली गई। अराउंड 620 यानी 7th सेंचुरी का जो अर्ली पीरियड है, उस दौरान भी क्या हो रहा है, उस दौरान भी अब धीरे धीरे रोम की जो सत्ता है वो कोशिश कर रही है अभी भी सर उठाने की, या कह दो कि अपने आप को वापस से रीस्टैब्लिश करने की। तो 7th सेंचुरी के आसपास ये जो रोमन साम्राज्य है, ईस्टर्न हिस्सा है ना, जिसे अब बेजेंटियन नाम से जाना जाता था, क्योंकि अब इतना बड़ा माइटी एम्पायर तो रह नहीं गया था पहले के जैसा, तो अब इसे बाइजेंटियम नाम से जाना जाता था, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। तो अराउंड 620 बाइजेंटियम ट्राइड टू रिकवर दीज प्रोविंसेस, इनको वापस से ससानियन राजाओं के हिस्से से
जो है वो निकालने की कोशिश करेगी, अपना वर्चस्व वापस से, अपनी जो लिगेसी है, अपना जो रूल है वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, लेकिन फाइनली कोलैप्स्ड ड्यू टू सदर्न और साउथ ईस्टर्न इन्वेजन्स। लेकिन मैंने कहा कि फाइनल ब्लो मिलेगा उनको अब धीरे धीरे, क्योंकि जो अरेबियन एडवांसमेंट्स है ना, इस्लामिक इन्वेजन्स हैं, वो भी बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएंगे और उसकी वजह से जो भी बची कुची इनकी आगे रीस्टैब्लिश करने की टेंडेंसी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरीके से रोमन एम्पायर जो है वो लगभग क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। और जैसा मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, रिपीटेड इस्लामिक इन्वेजन्स होंगे और इस रिपीटेड इस्लामिक इन्वेजन की वजह से जो भी बची कुची उनकी डिज़ायर थी कि अपने आप को री एस्टैब्लिश कर लें एटलीस्ट कुछ टेरिटरी में, वो भी ख़त्म हो जाएगी और सेकंड चैप्टर का बैकग्राउंड क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो लास्ट वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए तो हम सेपरेट वीडियो करेंगे जो आपके फोर्थ चैप्टर का है, लेकिन चूंकि इसमें बैकग्राउंड बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या परिवर्तन ऐसे हुए जिनकी वजह से रोमन्स पूरी तरह से फिनिश हो गए और कौन से नए रेवोल्यूशन, नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर 7th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 7th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में, है ना, इस्लाम का विस्तार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6th सेंचुरी जो है आपकी, इसी दौरान प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो रियलाइज़ कर चुके हैं, अल्लाह के थ्रू उनको नॉलेज मिल चुका है और जो भी नॉलेज उन्हें मिला, जो रियलाइजेशन हुआ, उसको उन्होंने शेयर किया, फॉलोवर्स बनाए, उनके फॉलोवर्स ने उनकी जो टीचिंग्स थी उसको इस्टेब्लिश किया। तो जो इस्लाम था वो एक रिलीजन ही नहीं था, वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल सेटअप के तौर पे भी इस्टेब्लिश हुआ था अरब में, है ना। और मोहम्मद को ये बहुत ज़रूरी था कि वो उसको सस्टेन करने के लिए पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल शेप भी दें, इसलिए उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उसको आगे भी लेके जाएंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, ये जो राइज ऑफ इस्लाम है या इस्लाम का जो इमर्जेंस है, इसको ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड कहा जाता है। एंशिएंट वर्ल्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आप मिडिवियल टर्म पे जाने वाले हो। मिडिवियल का मतलब है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, पढ़ने के लिए या पढ़ने को, अपनी पढ़ाई को कन्वीनियंट बनाने के लिए, अपने पढ़ने को कन्वीनियंट बनाने के लिए। तो एक है एंशिएंट, प्राचीन हिस्सा, ठीक है, और दूसरा है मिडिएवल हिस्सा, तीसरा है मॉडर्न हिस्सा, ठीक है। तो लगभग 7th सेंचुरी से आपका जो 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी का जो हिस्सा है, ये पूरा जो है आपका, एक रफली कह रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, बट एक रफ जो टाइम लाइन है, ठीक है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल यानी अर्ली मैन से लेके और आपके 6th to 7th सेंचुरी तक की जो भी आपने कहानी पढ़ी, ठीक है, वो एंशिएंट की थी। और 7th से 14th सेंचुरी तक की जो आप कहानी पढ़ने वाले हो आगे, 14th या हाँ ठीक है, लगभग 13th-14th सेंचुरी तक वो मिडिवल की कहानी है और उसके बाद की कहानी पूरी आज के ज़माने तक मॉडर्न इंडिया की कहानी है, मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी है, नॉट मॉडर्न इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री भी उसी में आ गई, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री में। तो ये मिडिवियल टर्मिनोलॉजी यहाँ से इस्तेमाल होती है। तो एंशिएंट वर्ल्ड की ये बड़ी रेवोल्यूशन कहलाती है, ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसने पूरा कोर्स ही चेंज कर दिया। अब यहाँ से जो वर्ल्ड है वो मिडिवियल टाइम में इंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ से अब इन लोगों ने, इस रेवोल्यूशन ने, या जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इन्होंने लार्ज पार्ट्स ऑफ बोथ रोमन एंड ससानियंस के कब्जा कर लिया। न रोमन्स रहे न ससानियंस रहे, इन सबको सब्जुगेट कर लिया किन्होंने? इस्लामिक खलीफाओं ने। उमैया वंश के खलीफा, ठीक है, अब्बासी वंश के खलीफा सिनेरियो में आ जाएंगे। 2nd चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ोगे। एंड द होल एम्पायर, द होल एरिया फॉलन इन द हैंड्स ऑफ अरब्स। ये जो अरब शब्द लिखा है, ये आखिरी शब्द 2nd चैप्टर का, आपके मतलब इस 2nd थीम के 1st चैप्टर का या 3rd चैप्टर का कह दूं मैं, और यही अब आपके अगले चैप्टर में, इसी फर्स्ट वर्ड से हम शुरू करेंगे अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।